चलिए हम लोग देखते हैं माइनिंग सेक्टर का आखिर इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन सोसाइटी में क्या रोल है माइनिंग सेक्टर का, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग सेक्टर। पहली बात तो ये कि इंडिया की इकोनॉमी में लगभग 2.5% के आसपास का इंडिया की जो जीडीपी है उसमें लगभग 2.5% का कंट्रीब्यूशन करता है। हालांकि इसके पहले यानी 2000 के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन 3.5% था और अब कम होकर के 2.5% रह गया है। इस कंट्रीब्यूशन को हालांकि भी और बढ़ाने की जरूरत है। फिर भी एक कंट्रीब्यूशन यदि हम देखें इंडियन इकोनॉमी में 2.5% का इसका कंट्रीब्यूशन है। इट प्रोवाइड्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो है एम्प्लॉयमेंट टू रफली 7 लाख पीपल। माइनिंग सेक्टर में लगभग 7 लाख लोग एंगेज हैं, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार का लेबर जो है वो माइनिंग सेक्टर में पाए जाते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स अ सॉलिड बेस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जैसे स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल जो है इस इंडस्ट्री से हमको मिलता है। और उन इंडस्ट्री को जितना कम कीमत पर जितनी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलेगी, हमारे जो फिनिश्ड गुड्स हैं और उस इंडस्ट्री का ग्रोथ भी उस रेशियो पर डिपेंड करता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैनी मिनरल्स। इंडिया के पास पोटेंशियल है, कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स का हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट हैं, कुछ में सेकंड है, कुछ में थर्ड है, कुछ में फोर्थ है। तो हमारे पास एक वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहे हम करें तो माइनिंग सेक्टर को और भी ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे स्पॉन्ज आयरन में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, माइका में हम लोग सेकंड है, ठीक है, और आयरन स्क्रैप में हम लोग फर्स्ट हैं, क्रूड स्टील में हम लोग सेकंड है, कोयला में हम लोग सेकंड है। तो ऐसे कई एक सेक्टर है जिसमें इंडिया के पास काफी पोटेंशियल है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से माइनिंग को हम लोग डेवलप कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया के पास बहुत ज्यादा आ जाता है। और जब हम अपने चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे तो एक तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वहां से मिलेगा, दूसरा इससे हमारा जो माइनिंग सेक्टर का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। जब माइनिंग सेक्टर का ट्रेड डेफिसिट होगा तो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होगा। जब ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है, और जब करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है तो पूरी फिस्कल डेफिसिट कम हो जाती है और हमारी इकोनॉमी बैलेंस्ड होने लगती है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया के पास बहुत है। अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, किन चीजों से, किन देशों में, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में हम माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो अभी नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 में हम लोगों ने देख लिया है कि आपको उस जगह पे माइनिंग तो करनी है, साथ में उस एरिया के जो ट्राइबल हैं उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स माइनिंग सेक्टर के लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। तो उससे ट्राइबल वेलफेयर भी हो जाता है, उनके लिए स्कूल खोलना, रोड बनाना, ऐसे कई काम, हॉस्पिटल बनाना, इसके माध्यम से ट्राइबल वेलफेयर हो जाता है। इसके अलावा इस सेक्टर को यदि बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाए, डेवलप किया जाए तो जॉब पोटेंशियल काफी मात्रा में इसमें है। और अभी जो 7 लाख है इसको बढ़ाकर के हम यदि जॉब बढ़ाएं तो जॉब भी बढ़ सकता है। इसमें लगभग इसमें नीति आयोग ने एस्टिमेट लगाया है कि इस सेक्टर में इतनी क्षमता है कि 25 लाख जॉब क्रिएट ये कर सकता है। और अभी जो 2.5% इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये बढ़ के 7 से 8% हो सकता है। जरूरत है हमें उन अपॉर्चुनिटीज को तलाशने की और उसमें वर्कआउट करने की। तो वर्तमान में इतना इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं इस सेक्टर की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और वो प्रॉब्लम्स है क्या, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और आगे क्या करना चाहिए, हम ये चैप्टर अभी देखते हैं। तो माइनिंग सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक तो हेल्थ और सेफ्टी। वहां पर काम करने वाले, क्योंकि माइनिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जब माइनिंग करते हैं तो उसमें वहां पर अनेक प्रकार के केमिकल गैसेस का रिलीज होना, डस्ट पार्टिकल का रिलीज होना, फिर वो ब्रीदिंग के माध्यम से हमारे अंदर चला जाता है और उससे हेल्थ कई बार जान तक चली जाती है लोगों की, ठीक है। खास करके अंडरग्राउंड माइनिंग बहुत खतरनाक है। तो इन सब चीजों का हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स पर्याप्त मात्रा में जो माइनिंग सेक्टर में इंगेज गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको लेनी पड़ेगी। एक आंकड़ा ये है कि पिछले लगभग 3 सालों में लगभग 400 मौतें माइनिंग सेक्टर में हुई है। ये आंकड़े कम नहीं है, ठीक है। तो इन सारे
चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ेगा और इस सेक्टर को हेल्थ और सेफ्टी मेजर से ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ला करके ये जो यहाँ पर घटनाएं होती है उन घटनाओं को कम करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे माइनिंग सेक्टर जब हमें करना पड़ता है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का एक मुद्दा आता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी जगह पर माइनिंग अगर कोई मिनरल वगैरह मिला तो ऑब्वियसली अगर वहां लोग रह रहे हैं, वहां जंगल है तो जंगल काटना पड़ेगा, लोग रह रहे हैं उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा और फिर यदि उनको डिस्प्लेस किए हैं तो उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। रिहेबिलिटेट माने उनको फिर से उस जगह से निकाल करके नई जगह पर बसाना है। तो इसके लिए एक कोहेरेसिव पॉलिसी की जरूरत है जो डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन के मुद्दे को सॉर्ट आउट कर सके। इसमें कई स्टेट गवर्नमेंट में और कई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे लॉ हैं जिसमें अभी कोहेरेंसी, तालमेल नहीं है, जिससे इसमें प्रॉब्लम आती है। और इसके चलते जब उस जगह को जहां पर मिनरल्स मिला है उसको एक्वायर करना पड़ता है तो वहां के लोकल लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उससे माइनिंग में डिले होती है। तो कई प्रकार की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। तीसरे नंबर पे ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें पता चला है कि माइनिंग जब किया जाता है तो उसके आसपास रहने वाले लोगों के ह्यूमन राइट का काफी मात्रा में वायलेशन होता है। उनका आना जाना, कई प्रकार की रुकावटें लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ह्यूमन राइट वायलेशन भी माइनिंग सेक्टर में एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रेड होल माइनिंग एक माइनिंग होती है, खास करके ये कोयला की फील्ड में किया जाता है जहां पर कोयले की जो परत होती है, सीम होती है, वो इतनी पतली होती है कि यदि वहां पर हम ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड या किसी और टाइप की माइनिंग करते हैं तो वो कोल सीम टूट जाते हैं। तो एक तरीका है माइनिंग करने का, ठीक है, और छोटा सा एक रेड होल माने होल बनाकर के जमीन पे, और वो इतना बारीक वो होल होता है कि उसमें बच्चे इत्यादि को गुजर दिया जाता है, जिससे चाइल्ड लेबर का इशू है। तो ये रेड होल माइनिंग खास करके नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट में भी मेघालय में सबसे ज्यादा रेड होल माइनिंग की समस्या पाई जाती है। ये बहुत ही अनसाइंटिफिक और इनह्यूमन टाइप का माइनिंग है, इसलिए एनजीटी ने 2015 में ये आदेश दिया कि रेड होल माइनिंग इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज में जब माइनिंग वगैरह की जाती है तो उससे अनेक प्रकार की गैसेस, पर्टिकुलेट मैटर्स, स्मोक, ये सब चीजें निकलती हैं। तो इससे अनेक प्रकार के पॉल्यूशन जैसे सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इत्यादि होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर्स माने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जिसको अलग अलग साइज में मापा जाता है, PM2, PM2.5, PM5, PM10, ऐसे 10 मिलीमीटर वगैरह में उसको मापा जाता है। तो ये पर्टिकुलेट मैटर्स माने कि डस्ट के पार्टिकल्स भी हवा में घुल जाते हैं, फिर वो ब्रीदिंग इत्यादि के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं, फॉग बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। तो कई प्रकार की एनवायरमेंटल समस्या, ह्यूमन हेल्थ की समस्या भी इससे जनरेट होती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जंगल के क्षेत्र में यदि माइनिंग वगैरह किया जा रहा है उस जंगल को काटना पड़ता है, उससे बायोडाइवर्सिटी को काफी मात्रा में लॉस होता है। और नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिसीजेस, रेस्पिरेटरी माने सांस संबंधित और कार्डियक माने हृदय से संबंधित बीमारियां माइनिंग सेक्टर में जुड़े हुए लोगों के लिए मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर बीमारियां भी उनको होती है क्योंकि दिन रात वहां पर वो काफी हार्डवर्क करना पड़ता है, तो मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनको यहाँ पर काफी झेलनी पड़ती है। इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक मुद्दे। कुछ प्रशासनिक मुद्दे का मतलब लाइसेंस देने में डिले करना, लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी होना, ठीक है। तो ये तमाम प्रशासनिक मुद्दे हैं जो प्रशासन की ओर से जानबूझ करके कई बार डिले किया जाता है, परेशान किया जाता है। इन मुद्दों को भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इलीगल माइनिंग, माइनिंग माफिया या माइनिंग स्कैंडल्स, ठीक है, कोयला के फील्ड में खासकर बहुत ज्यादा होता है। इस पे एक फिल्म बनी है कोयलांचल, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग माफिया टाइप के जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के नियम कानून को कुछ नहीं मानते और उस पूरे एरिया में वो अपना नियम कानून चलाते हैं, इलीगल तरीके से कोयला और बहुत सारे मिनरल्स को निकालते हैं और गवर्नमेंट के नियम कानून को ताक में रख देते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को काफी मात्रा में लॉस होता है। इस समस्या को भी जो है ध्यान देने की जरूरत है। ये सारे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा यूज जो है, एक मिनट है ना, अच्छा, लेस फोकस ऑन माइनर मिनरल्स। मिनरल्स हम लोग दो प्रकार के पढ़े हैं। 95 प्रकार का मिनरल इंडिया प्रोड्यूस करता है जिसमें 40 मेजर है, 55 माइनर है। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट
मेजर मिनरल पे तो अच्छा खासा ध्यान देते हैं, लेकिन माइनर मिनरल की अवहेलना कर दी जाती है। उनके लिए नियम कानून बहुत कम है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। हर स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग नियम कानून है, तो इसमें भी थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इसमें भी काफी अच्छा पोटेंशियल है, काफी अच्छी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त हो सकती है। इसके बाद हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, रॉयल्टीज एंड लेवीज इन कंपनी। जो कंपनी माइनिंग के फील्ड में एंगेज है, उनको तरह तरह के एनवायरमेंटल सेस, फलाना सेस, ठिकाना सेस, एजुकेशन सेस, फिर स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी भी देनी है, फिर टैक्सेस भी देने हैं। तो ये काफी मात्रा में कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा है। इसको कम करने की और सरल करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो MMDR एक्ट लाया है उसमें सुधार करके हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की है। तो वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन तभी बढ़ेगा जब इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव और ये टैक्सेशन वगैरह मुद्दे सिंप्लीफाइड होंगे, सरल होंगे, आसान होंगे। ये 10 मुद्दे हो गए। 11वां जो दिक्कत है, मोस्टली ओपन कास्ट माइनिंग। भारत में ओपन कास्ट माइनिंग से प्रॉब्लम ये होती है, हालांकि ओपन कास्ट माइनिंग अच्छी है, लेकिन इससे डेथ वगैरह नहीं होती, रिस्क कम है, लेकिन इससे एनवायरमेंटल को खतरा है। क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग में तो जितनी चीज हवा में उड़ रही है, वहां से डस्ट पार्टिकल, गैसेस, वो सब हवा में चले गए और वो वायुमंडल में जाकर के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर आजू बाजू की नदियों में मिल गए तो फिर उससे वाटर पॉल्यूशन, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है। अंडरग्राउंड माइनिंग में ये सारी समस्याएं नहीं होती, क्योंकि कोई गैस निकल रहा है, कोई पर्टिकुलर मैटर है, तो वो सब अंडरग्राउंड के अंदर ही है। हालांकि इससे कई बार वो माइनिंग वगैरह दरक जाते हैं, जिससे लोगों की डेथ वगैरह हो जाती है, कुछ गैसेस वगैरह निकलते हैं और वो अंदर ही अंदर लोगों की दम तोड़ देते हैं। तो अपनी अपनी दोनों की समस्याएं हैं, लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा एक और 12वें नंबर की समस्या आप लोग लिख लेंगे, जो यहां पर नहीं लिखा है। एक तो प्रॉपर असेसमेंट की कमी है इंडिया में। प्रॉपर असेसमेंट का मतलब प्रॉपर एक्सप्लोरेशन और एक्सपेडिशन, खोज किया जाए पूरे भारत में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, बहुत इंटेंसिफाइड तरीके से कि भारत में कहां पर कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस है और उसको कैसे निकाल करके उसका इकोनॉमिक यूज किया जाए, इसकी कमी है। ठीक है, तो इस पर भी वर्कआउट करने की जरूरत है। ये 12 पॉइंट कमियों में आ गए। अब हम आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव। भारत सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो माइनिंग सेक्टर को डेवलप करने में एक तो सरकार ने 100% FDI माइनिंग सेक्टर में दे दी है, और टाइटेनियम को छोड़ करके ऑटोमेटिक रूप से ये 100% FDI अलाउड है। इससे इंटरनेशनल कंपनीज जो पूरी दुनिया में माइनिंग करते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर के इंडिया में आते हैं, जिसको इंडिया में जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो भी देख करके सीखते हैं। तो माइनिंग सेक्टर में एक टेक्नोलॉजिकल बूम आता है, एक जो उसको कैसे मैनेज किया जाए चीजों को, उसके बारे में हमें नई जानकारी मिलती है। तो 100% FDI से माइनिंग सेक्टर में काफी कुछ रिफॉर्म होने की संभावनाएं हैं। एक तो अभी जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 लाई गई है, उसमें स्टार रेटिंग ऑफ माइंस की व्यवस्था की। स्टार रेटिंग ऑफ माइंस का मतलब है कि कौन सा माइन कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वहां कितने एनवायरमेंटल तरीके से मिनरल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको उतने ज्यादा स्टार दिए जाते हैं। फिर उसको देख के दूसरे माइन को भी सीख मिलेगी, वो भी उन तरीकों को अपनाएगा, और धीरे धीरे हमारा जो पूरा माइनिंग सेक्टर है वो एनवायरमेंटल को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल माइनिंग करेगा, जिससे हम माइनिंग तो करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट तो हम लेंगे, लेकिन इससे एनवायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, वहां रहने वाले जीव जंतु, लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सरकार समय समय पर अनेक कानूनी और प्रशासनिक सुधार करती है, जैसे कि MMDR एक्ट 1957, उसको 91 में अमेंड किया गया, 2015 में अमेंड किया गया, 2020 में अमेंड किया गया, और अमेंड कर करके हम नए प्रोविजन समय के साथ जो आते हैं वो जोड़ करके माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाती है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, मॉनिटरिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी। ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और इसरो ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से माइनिंग सेक्टर की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने द माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें उसके आजू बाजू सेंसिटिव कैमरा लगा करके इलीगल माइनिंग वगैरह को चेक किया जाएगा, जो माइनिंग हो रही है उसकी प्रॉपर निगरानी की जा सकेगी। अभी MMDR एक्ट 2015 में जो संशोधन किया है, उसमें
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड बनाने की बात कही गई है। उसी प्रकार उसी एक्ट में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाने की बात की गई है, जिसके क्या लाभ है हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी का हम माइनिंग सेक्टर में उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर के हम माइनिंग सेक्टर में नए नए प्रयोग, नए नए रिफॉर्म लाने की हमारी कोशिश कर रही है। कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, अब जो नियम कानून हम बना रहे हैं माइनिंग सेक्टर में, तो उसमें उस माइनिंग सेक्टर से जुड़े जितने लोग हैं जो प्रभावित होने वाले हैं, जो उसके जानकार हैं, वैज्ञानिक हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन सबका कॉम्प्रहेंसिव पैनल बना करके फिर सरकार नीति बनाती है। तो अब जो नीति बन रही है वो पहले की तुलना में कुछ ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव, ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल है। इसके अलावा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण कार्यक्रम, PM4K, ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण कार्यक्रम, या बाद में योजना भी कार्यक्रम की जगह, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में CSR भी लागू होता है। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे माइनिंग सेक्टर में उनको जो लाभ वगैरह होता है उसका 2% उसको सामाजिक कार्यक्रमों में लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सरकार ने कई कदम लिए हैं और आने वाले दिनों में और भी कई महत्वपूर्ण कदम लिए जाएंगे ताकि माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म करके वहां पर जॉब क्रिएशन किया जा सके, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ा सके और हमारी माइनिंग सेक्टर को इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाया जा सके। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक आखिरी मुद्दा इस पर डिस्कस करूंगा कि और भी क्या हमें कदम उठाने की जरूरत है, यानी क्या हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हम गवर्नमेंट को क्या सजेशन दे सकते हैं जिससे माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सजेशन पर चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि माइनिंग सेक्टर को और बेहतर करने के लिए जो उसमें कमियां हैं और क्या स्टेप्स गवर्नमेंट अपने लेवल पे या जो कंपनीज इस माइनिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है वो क्या स्टेप्स ले सकती है। तो सजेशन में नंबर 1, नेशन वाइड प्रॉपर असेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में ये बहुत बड़ी कमी है कि प्रॉपर असेसमेंट हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वेदर दे आर मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मिनरल्स या नॉन मिनरल्स जो भी है, उसका प्रॉपर असेसमेंट की कमी है। तो इस कमी को दूर किया जाए, प्रॉपर असेसमेंट किया जाए, पता किया जाए कहां किस प्रकार का मिनरल मिलता है, ठीक है, और फिर उसका बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ उसकी माइनिंग किया जाए। ये तमाम चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात, एन एक्सपीडिशियस प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मतलब जो मिनरल रिसोर्सेज भारत में है उनका न्यायिक उपयोग किया जा सके, माने बेकार का उपयोग न किया जा सके, उसका न्यायिक उपयोग हो और साथ ही इसमें जो लाइसेंसिंग वगैरह की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने की जरूरत है, एक्सपीडिशियस प्रोसेस करने की जरूरत है। तीसरी बात, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइनिंग रिलेटेड लॉस एंड रूल्स, जो भी माइनिंग रिलेटेड भारत में कानून है, रूल्स है, उसको स्ट्रिक्ट रूप से मानने की जरूरत है। चौथे नंबर पे, बेटर कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्सेट्रा। कैसे इस बात को समझ लेते हैं, कई बार मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कहीं पर माइनिंग करने जा रही है और वहां फॉरेस्ट वगैरह को काटना पड़ा, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है वो दिक्कत कर देती है कि वहां पर जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं देगी वहां पर माइनिंग नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया होते हैं जो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वहीं पर कोई मिनरल मिला है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको क्लियरेंस नहीं देती। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकारी एजेंसियां हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल जो तालमेल है उसको बिठाने की जरूरत है और इस तरीके से माइनिंग किया जाए कि ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को दिक्कत हो, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिक्कत हो, और इंडिया का जो मिनरल रिसोर्सेस है जो अनटैप्ड है, अनयूज्ड है, उसको निकाल करके प्रॉपर यूज किया जाए। तो ये सारे सरकार के जो आंतरिक मंत्रालय है उनमें बेहतर तालमेल बना करके काम करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, क्या लाइसेंसिंग प्रक्रिया क्या है, कितने दिन में लाइसेंस मिल जाएगा, एक बार यदि आपको लीज मिल गई तो कितने साल चलेगा, फिर ऑक्शन कब होगा, ये तमाम जितनी प्रक्रिया है इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया, उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को मालूम हो कि सरकार की नीति क्या है और सरकार कैसे काम करती है।
छठवें नंबर पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA कहते हैं इसको। कोई भी इंडस्ट्री लगाया जाता है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम किया जाता है तो उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखती है कि इस चीज के यहां पर लग जाने के बाद या यहां पर माइनिंग हो जाने के बाद या यहां इंडस्ट्री लग जाने के बाद उस चीज से जो प्रोडक्शन होगा या वहां से जो माइनिंग होगी उसका एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इस घटना को कहते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इसी प्रकार यदि पर्यावरण के साथ साथ हम ये भी देख लें कि यहां पर माइनिंग की जाएगी तो इससे जो आसपास का सामाजिक दायरा है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। तो EIA और SIA ये दोनों कहीं पर भी कोई माइनिंग किसी कंपनी को जब वहां पर माइनिंग करने के लिए दिया जाता है तो हर माइनिंग जगह को अलॉट करने से पहले उसका EIA और SIA दोनों करना बहुत जरूरी है। और यदि दोनों पॉजिटिव आते हैं, दोनों से कोई नुकसान नहीं है, तभी वहां पर माइनिंग देना चाहिए। 7वें नंबर में प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ NGT गाइडलाइंस। NGT माने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। समय समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण की रक्षा के हिसाब से कई नियम कानून बनाती है जो भारत में माइनिंग सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो NGT के गाइडलाइंस को सीरियसली लेते हुए उन नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए माइनिंग सेक्टर करना जरूरी है। एडॉप्टिंग बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, पूरी दुनिया में जहां पर माइनिंग होती है वहां पर भी किस प्रकार से माइनिंग करते हैं, तो ऐसी पूरी दुनिया में देखते हुए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को हम माइनिंग सेक्टर में एडॉप्ट करें। जैसे ड्रोन का कहां पर कैसे उपयोग किया जा सकता है, सैटेलाइट के माध्यम से हम कहां पर कौन सा मिनरल है ये कैसे जाने, फिर माइनिंग में कहीं पर यदि मनुष्य को अंडरग्राउंड माइनिंग है उसकी जगह रोबोट्स डेवलप किए जाए, रोबोट्स को अंदर भेजा जाए। तो इस प्रकार से दुनिया भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं माइनिंग सेक्टर में वो इंडिया को भी अडॉप्ट करने की जरूरत है। 9वें नंबर पे सफिशिएंट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। जहां पर भी माइनिंग हो रही है वहां सरकार कुछ निश्चित मानदंड सेट करे कि कम से कम जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनके लिए कम से कम इतनी व्यवस्था हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड होनी चाहिए। 10वां नंबर ब्रिंगिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है किसी भी घटना से जुड़े हुए व्यक्ति। तो माइनिंग सेक्टर से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कॉमन आदमी हो, चाहे वहां के आसपास रहने वाले ट्राइबल्स हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, पंचायत हो, जो जो उससे जुड़े हैं या उस घटना से जिन जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है उन सबको एक साथ ला करके कंप्रहेंसिव तरीके से माइनिंग सेक्टर के लिए नियम कानून बना करके पीपल पार्टिसिपेशन से उन नियम कानून को लागू करवाने की जरूरत है। जब ऐसा होगा तो ये जो नक्सलवाद जैसी समस्याएं हैं, ये नक्सलवाद जैसी समस्याओं के पीछे माइनिंग एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ये जो जंगली इलाकों में, जंगलों में ये जो लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, इनका कहना है कि जल जंगल जमीन ये हमारी है, हम ये किसी को नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली अगर जंगली एरिया से कोई मिनरल वगैरह मिला है और सरकार वहां जंगल काट करके मिनरल निकालने लगी तो वहां के ट्राइबल्स लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि उनका जंगल छिन गया, उनकी जमीन छिन गई, ठीक है, उनका फ्रीडम छिन गया। तो इससे नक्सलवाद जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी लोगों को सरकार एक साथ लाए, उनकी जो कस्टम्स है, उनके जो प्रैक्टिसेस है, उनके नियम कानून है, उसको मानते हुए उस माइनिंग एक्टिविटीज में उनको भी साथ लेते हुए उस माइनिंग एक्टिविटी से जो रेवेन्यू सरकार को मिलती है उसका कुछ हिस्सा उनके वेलफेयर में लगाते हुए तो इस तरीके से काम किया जाए ताकि किसी को भी इससे प्रॉब्लम ना हो। तो माइनिंग सेक्टर भी ग्रो करेगी, उससे जुड़े हुए लोग भी ग्रो करेंगे और सामाजिक असंतुष्टि जैसी कोई बात समाज में नहीं फैलेगी। ये महत्वपूर्ण जो सजेशंस थे माइनिंग सेक्टर में, जो सरकार को मालूम है और सरकार समय समय पर इन सब चीजों का ध्यान रखती है। फिर भी ये 10 बड़े सुझाव हैं जो हमें अपने तरफ से बताने हैं। इसी के साथ माइनिंग सेक्टर, खास करके जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से रिलेटेड मुद्दा है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत कोल का प्रोडक्शन, कोल का रिजर्व, दुनिया में कोल का रिजर्व, हमारा कोल का रिजर्व, कोल का टाइप और भी बहुत सारे उससे रिलेटेड मुद्दे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।